हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि टीपी पाठशाला बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला पे आपकी डीएलएड बीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को ज्वाइन करना मत भूलें। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान की क्लास है आज 21, ठीक है। 3 से 4 क्लासेस में हम लोग का ये आपका सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान। इसके साथ साथ हम लोग 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों उपराष्ट्रपति कानून और उत्तर प्रदेश सरकार यानी देश चलाने का मास्टर प्लान के बारे। तो दोस्तों, कभी सोचा है आप लोगों ने कि आपके घर में कोई बड़ा नियम बनाना होगा तो कैसे बनता है? सब लोग मिलकर बात करते हैं, फिर कोई बड़ा सदस्य उस पर अपनी फाइनल मुहर लगाता है, और अगर घर का कैप्टन मौजूद ना हो तो उसकी जगह कौन काम संभालता है ना? थोड़ा इंटरेस्टिंग। बस यही सारी प्रक्रिया हमारे देश को चलाने में भी होती है। और आज हम देश के सबसे ऊंचे पदों और नियम कानून बनाने के मास्टर प्लान को समझेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट डीएलएड पाठशाला से, और आज हम बात करेंगे बच्चों उपराष्ट्रपति कानून बनाने की प्रक्रिया और अपने प्यारे राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में। तो अपनी कुर्सी को पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपकी नागरिक शास्त्र की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्लास होने वाली है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो पद होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में उपराष्ट्रपति के अलावा एक और बहुत खास पद होता है, इसे हम वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कहते हैं। ये हमारे देश के नंबर 2 अधिकारी होते हैं, समझे। भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। कौन कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। इन सदस्यों के पास यह अधिकार भी होता है कि वे उन्हें उनके पद से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग हटा भी सकते हैं, नियुक्त भी कर सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इनका कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, ठीक है। समझ में आया उपराष्ट्रपति कौन होते हैं बच्चों? समझ में आया कि नहीं? देखो, भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इनका जो चुनाव होता है, वो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। और ये भी एक आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें सीधे जनता वोट नहीं देती है, ठीक है। हटाने का अधिकार जो है, इन सदस्यों के पास यह अधिकार भी होता है कि वे उन्हें उनके पद से हटा भी सकते हैं। आयु के मामले में अगर बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल होता है बच्चों, समझे। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये था आपका उपराष्ट्रपति के सबसे बड़ा काम तब आता है जब राष्ट्रपति किसी वजह से अपने पद पर ना हो, जैसे बीमार हो, यात्रा पे हो या पद खाली हो जाए, तब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम संभालते हैं, समझे। तो एक तरीके से असिस्टेंट के तरीके से आप समझ सकते हैं, हालांकि काफी अच्छा पोस्ट होता है वो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया। तो लॉ मेकिंग, अभी हमने पढ़ा लोकसभा राज्यसभा ये सब कानून बनाते हैं। तो कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? लॉ ऑफ मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे कानून कैसे बनते हैं जिनका हम पालन करते हैं? चलो आज हम सीखते हैं, ठीक है। तो कानून बनाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव यानी आइडिया पेश किया जाता है, ठीक है। पहले संसद में आपका एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, आइडिया, जिसे विधेयक यानी बिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विधेयक यानी बिल कहते हैं। ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है साधारण विधेयक और दूसरा आता है धन विधेयक। साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल और धन विधेयक यानी मनी बिल, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो बच्चों, अब हम चलते हैं साधारण विधेयक के बारे में कि साधारण विधेयक होता क्या है। 2 प्रकार का विधेयक होता है। तो साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक को कानून बनाने के लिए 3 मुख्य चरणों यानी 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है अगर हमको साधारण विधेयक को कानून बनाना है, ठीक है। जिन्हें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग्स कहते हैं, ठीक है। पहला वाचन क्या है? पहली रीडिंग
तो सबसे पहले लोकसभा का कोई सदस्य यानी सदस्य अध्यक्ष यानी स्पीकर से विधेयक पेश करने की इजाजत परमिशन मांगता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष जो है उससे विधेयक पेश करने की इजाजत मांगनी, परमिशन मांगने के पहले चाहिए कि हम विधेयक पेश कर रहे हैं ये वाला। अध्यक्ष की इजाजत मिलने के बाद विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाए। ठीक है, जब अध्यक्ष परमिशन दे दे तो आप उसको पेश करिए लोकसभा में। बस पहले वाचन में इतना ही होता है। ठीक है, तो पहला वाचन क्या हो गया कि आप पहले परमिशन ले लीजिए स्पीकर से और वो परमिशन दे दे तो आप पेश कर दीजिए लोकसभा में। दूसरा वाचन क्या होता है, कुछ दिनों बाद विधेयक पर अच्छे से बात करने के लिए एक समय तय किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब उसको डिस्कशन करने के लिए जो मेंबर लोग होते हैं वो सभी लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, वोट करना होगा। तो उसके लिए पहले वो इंफॉर्मेशन निकालेंगे उसके बारे में, क्या उनको बात करनी, क्या बोलना है। तो कुछ दिनों बाद विधेयक पर अच्छे से बात करने के लिए एक समय तय किया जाता है। इस दौरान विधेयक के हर एक बात यानी बिंदु पर बहुत गहराई से चर्चा यानी डिटेल डिस्कशन होती है। ठीक है, सदस्य अपनी राय देता है और जरूरी बदलाव यानी संशोधन भी सुझाता है। कभी कभी इस विधेयक को किसी खास कमेटी यानी समिति के पास भी भेजा जाता है ताकि वे इस पर और अच्छे से विचार कर सके। समझ में आया दूसरा वाचन? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? देखो बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। तीसरा वाचन क्या है, तीसरा वाचन इस बार लोकसभा में विधेयक को फिर से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद से पहला वाला आपका क्या हुआ, पहले परमिशन लेकर के पेश किया गया लोकसभा में, दूसरे वाले में आपने ग्रुप डिस्कशन हो गया समय लेकर के, टाइम लेकर के, तीसरे में आप फिर से लोकसभा में विधेयक को पढ़ा जाएगा। अब इस पर मौजूदा सदस्य, अब पढ़ने के बाद मौजूदा सदस्य जो वहां पे होंगे वो लोग वोट करेंगे। ठीक है, मत लिया जाता है। विधेयक को पास करने के लिए जितने सदस्य मौजूद हैं उनमें से आधे से ज्यादा संसद यानी बहुमत मेजोरिटी का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लो अगर आपके 500 लोग हैं तो आपको 250 प्लस वोट चाहिए, मेजोरिटी वोट आपको चाहिए। ठीक है, समर्थन में, तो आपका जो विधेयक है, जो आपका बिल है वो पास हो जाएगा। समझे बच्चों? इतना समझ में आया कि नहीं? देखो अच्छे से फिर से बता देता हूं आप लोग को। बात कर रहे थे हम एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया की, कानून कैसे बनता है। हम जिस वजह से अपने पद पर ना हो, अगर राष्ट्रपति जब किसी पद से ना हो तो उपराष्ट्रपति उसका काम संभालता है। ठीक है, तो कानून बनाने के लिए हम जिस नियमों का पालन करते हैं वो हवा में नहीं बनते बल्कि इनकी एक प्रक्रिया से बनते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट एक प्रक्रिया होती है। कानून बनाने के लिए संसद में एक आइडिया या प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, जिसे हम विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। ठीक है, यानी बिल कहते हैं। ये विधेयक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल और धन विधेयक यानी मनी बिल, है कि नहीं? अब चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि इन्हीं समझते हैं कि विधेयक साधारण विधेयक होता क्या है। ठीक है, तो साधारण विधेयक जो है आम नियमों का रास्ता है। ठीक है, जो आम नियम होते हैं, आम लॉ होते हैं, बिल होते हैं, वो इसी में से आते हैं। साधारण विधेयक को कानून बनाने के लिए 3 मुख्य चरणों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग कहते हैं। ठीक है, पहला वाचन जो है, सबसे पहले लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष से विधेयक पेश करने की इजाजत मांगता है स्पीकर से। इजाजत मिलने के बाद बच्चों विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। बस पहले वाचन में इतना ही होता है, इंट्रोडक्शन जैसा। ठीक है, दूसरा वाचन जो होता है उसमें कुछ दिनों बाद विधेयक पर अच्छे से बात करने के लिए एक समय तय किया जाता है। इस दौरान विधेयक के हर एक बात पर पूरी गहराई से चर्चा किया जाता है। सदस्य अपनी राय देता है और जरूरी बदलाव भी सुझाव देता है। ठीक है, कभी कभी इसी विधेयक को किसी खास कमेटी के पास भी भेजा जाता है ताकि वे इस पर अच्छे से विचार कर सके। ये है आपका डिस्कशन और एडिटिंग का फेज। ठीक है, तीसरा जो फेज आता है, तीसरा वाचन जो आता है, इस बार लोकसभा में विधेयक को फिर से पढ़ा जाता है। अब इस पर मौजूदा सदस्य को वोट यानी मत लिया जाता है। विधेयक को पास करने के लिए जितने सदस्य मौजूद हैं उनमें से आधे से ज्यादा सदस्यों का समर्थन चाहिए। समझे? अब बाद में आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, फाइनल मोहर जो होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी प्रेसिडेंट सिग्नेचर। तो जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करने के बाद ही वह विधेयक कानून बन जाता है। समझे? समझ में आया बच्चों की नहीं? जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है तो हमारे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद वो विधेयक पूरी तरीके से कानून यानी लॉ बन जाता है। समझे? कांग्रेचुलेशंस, आपका ये कानून बन गया। ठीक है, अब हम पढ़ते धन विधेयक यानी मनी बिल क्या होता है। तो पैसे वाले नियम का अलग रास्ता होता है।
ठीक है। तो दोस्तों कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ पैसे के खर्च या आमदनी यानी इनकम की बातें जुड़ी होती है, जैसे कि हमारा बजट। ऐसे विधेयक को धन विधेयक यानी मनी बिल कहते हैं, ठीक है। समझे मनी बिल क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, धन विधेयक को पेश करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की इजाजत से ही संसद में पेश किया जाता है, समझे। तो वो वाला जो ऑर्डिनरी था वो उसमें क्या होता था, उसमें आपका स्पीकर से परमिशन लेते थे पेश करने के लिए, लेकिन मनी वाला जो है वो उसमें आपको राष्ट्रपति की इजाजत चाहिए संसद में पेश करने के लिए, ठीक है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं। तो धन वाला जो होता है वो केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, समझे। राज्यसभा धन विधेयक में कोई बदलाव नहीं कर सकती। अब राज्यसभा से कुछ पूछा ही नहीं जाता, वहां पेश ही नहीं किया जाता, तो राज्यसभा का कुछ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी सलाह दे सकती है, ठीक है। समझ में आया धन विधेयक क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? देखो, पैसे वाले विधेयक को पेश करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है बच्चों। ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति की इजाजत से ही संसद में पेश किया जा सकता है। सबसे खास बात जो है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में बिल्कुल नहीं पेश होता। ये राज्यसभा जो धन विधेयक में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपनी सलाह दे सकती है और 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा चाहे तो उस सलाह को माने या फिर ना माने, ठीक है, उसकी मर्जी लोकसभा की। तो फाइनल वर्डिक्ट आपका लोकसभा के पास पहुंच गया, समझे कि नहीं? समझ में आया? देखो, इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको डीएलएड ही नहीं, आपको हर चीज में ये काम आएगा, ठीक है। इतना डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। बता देता हूँ, अगर आपको हमें फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे तो हमारा अकाउंट है dp.पाठशाला, यहाँ पे आप जाएं, ठीक है। रील्स वगैरह पोस्ट वगैरह हम डालते रहते हैं। आप हमसे बात अगर हमसे बात करना है, कांटेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं dp.पाठशाला, ठीक है बच्चों। आइए अब हम देखते हैं आगे की तरफ। बहुमत का शासन यानी रूल ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। तो हम लोकतंत्र में रहते हैं, किसमें रहते हैं? लोकतंत्र का मंत्र जो है वो आपका क्या, बहुमत का शासन होता है। तो हमारे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का एक बहुत जरूरी सिद्धांत है कि बहुमत का शासन यानी रूल ऑफ मेजोरिटी। इसका मतलब क्या होता है? चुनाव में जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो लोग वही सरकार बनाते हैं, ठीक है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भी विधेयक को पास करने के लिए आधे से ज्यादा सदस्यों का समर्थन यानी बहुमत मिलना जरूरी होता है। समझ में आया? तो चुनाव में जैसे ज्यादा वोट मिलते हैं जिसे, वही लोग सरकार बनाते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में सेम होता है, विधेयक को पास करने के लिए आधे से ज्यादा सदस्यों को समर्थन यानी बहुमत मिलना जरूरी होता है, समझे। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, बल्कि जिसका वोट ज्यादा उसके सरकार, समझे। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है। अब हम यूपी में हैं, तो यूपी पे कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, तो यूपी डीएलएड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अब हम अपने प्यारे राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कुछ बातें जानेंगे, ठीक है। हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर को विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। या विधानमंडल विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यपाल यानी गवर्नर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो विधानमंडल जो है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर के विधानमंडल बनते हैं, ठीक है। विधानसभा में आपके कितने लोग होते हैं? 403 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें जनता सीधे चुनती है। विधानसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, समझे। और देखते हैं विधान परिषद, इसमें कितने होते हैं? इसमें आपके 100 सदस्य होते हैं, ठीक है। इनमें से 36 सदस्य स्थानीय संस्थानों यानी लोकल बॉडीज द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। 8 सदस्य शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षकों द्वारा। 8 सदस्य जो है वो ग्रेजुएट यानी स्नातक द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और 12 सदस्य जो है वो गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। राज्यपाल यानी जो गवर्नर है उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। गवर्नर जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसका राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होता है, ठीक है। समझे क्या नहीं? समझ गया? उत्तर प्रदेश में कुल आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आपके 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जनपद हैं। तो समझे कि नहीं बच्चों? समझे कि नहीं उत्तर प्रदेश के बारे में? देखो, हमारे प्यारा राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कुछ खास बातें हमने बात की। हमारे प्रदेश की सरकार चलाने वाली संस्था को विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर कहते हैं, या विधानमंडल विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यपाल यानी गवर्नर से मिलकर बनता है। तो चलिए यूपी के घरों की बात करते हैं, ठीक है, यानी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल।
तो विधानसभा जो है उसमें कितने होते हैं? 430 सदस्य होते हैं, जिनमें जनता सीधे चुनती है जिन्हें। ये हमारे विधायक होते हैं। कौन होते हैं? विधायक। ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है। विधान परिषद में के बारे में हम बात करते हैं। विधान परिषद आपका 100 सदस्य हो गया। इनमें से 36 सदस्य आपके स्थानीय संस्थानों द्वारा चुने जाते हैं, 8 सदस्य आपके शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, 8 सदस्य आपके ग्रेजुएट द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य हमारे राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है। राज्यपाल, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है कि नहीं? राज्यपाल राज्य की राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है। राज्य में जैसे कि राष्ट्रपति पूरे देश के हैं, वैसे ही राज्यपाल जो है वो राज्य के हैं, समझे। और हाँ, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में कुल आपके कितने 75 जनपद हैं। ठीक है। 75 डिस्ट्रिक्ट। समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं हम आगे हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। इसके बारे में, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो हमने पहले सीखा था कि कार्यपालिका का काम कानून लागू करना होता है। ठीक है। कानून बनाना नहीं, कानून को लागू करना होता है। जब विधेयक कानून बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन कानूनों को पूरे देश में लागू करते हैं। ठीक है। ये सभी प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य भी होते हैं। ठीक है। ये है आपका कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। बच्चों देखिए बच्चों, हमने पहले सीखा था कि कानून बनाने का काम संसद करती है, लेकिन उन कानूनों को लागू करना कौन करता है? वो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव करती है। जब विधेयक कानून बन जाता है तो प्रधानमंत्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन कानूनों को पूरे देश में लागू करते हैं। ये सभी प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य भी होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है। तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। तो भारत के संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति को शासन के कामों में मदद और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है। भारत के संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति को शासन के कामों में मदद चाहिए या सलाह चाहिए देने के लिए एक मंत्रिपरिषद यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। इस मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। समझे? इतना समझ में आया कि नहीं? इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। यानी असली ड्राइविंग सीट पर तो प्रधानमंत्री और उनकी टीम होती है। समझे बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं पॉलिटिक्स आप लोगों को? ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ड्राइविंग सीट पर प्रधानमंत्री और उनकी टीम, जो पूरी टीम है वो बैठी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। बकवास बातें हो गई। यानी फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति के सभी अधिकारों का असल में इस्तेमाल, व्यवहार में प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करती है। समझे? देखो, मंत्रिपरिषद के कार्य में राष्ट्रपति के सभी अधिकारों का असल में इस्तेमाल मंत्रिपरिषद करता है। ठीक है। मतलब राष्ट्रपति के जो सभी अधिकार जो मिला है उसका इस्तेमाल राष्ट्रपति खुद नहीं उठा पाते हैं, मंत्रिपरिषद उठा लेता है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधान है, लीडर है वहां के। ठीक है। प्रधानमंत्री यानी टीम ऑफ कैप्टन। ठीक है। प्रधानमंत्री यानी टीम ऑफ कैप्टन। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान हेड होता है, ये हमारी टीम के कैप्टन होते हैं बच्चों। ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण यानी फॉर्मेशन करता है, यानी मंत्रियों को चुनता है। ठीक है। सारी चीजें मंत्रिपरिषद भी प्रधानमंत्री के डिसीजन से होते हैं। ठीक है। और मंत्रियों के विभाग यानी डिपार्टमेंट का बंटवारा भी करता है। ठीक है। कौन से मंत्री को कौन सा विभाग चाहिए, ठीक है, वो भी बंटवारा करते हैं। मंत्रियों के विभागों में बदलाव लाना यानी फेरबदल, और यहाँ तक कि मंत्रियों को उनके पद से हटाने का अधिकार भी प्रधानमंत्री का है। तो असली रोल, सबसे ज्यादा रोल किसका? प्रधानमंत्री का है। भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके। ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल यानी मेजोरिटी पार्टी के नेता होता है। ठीक है। इसलिए वह पूरे देश का नेतृत्व यानी लीडरशिप करता है। संसद में और देश विदेश में भी प्रधानमंत्री ये पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। समझिए बच्चों? समझ में आया कि नहीं प्रधानमंत्री के बारे में? अभी हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे। देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, यानी मंत्रियों को चुनता है। वह मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी करता है कि कौन क्या संभालेगा। मंत्रियों के विभाग में बदलाव करना, फेरबदल
और यहाँ की तक कि मंत्रियों में उनके पद को हटाने का अधिकार भी प्रधानमंत्री को दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री हमारे प्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह पूरे देश का नेतृत्व यानी लीडरशिप करता है। संसद में और देश विदेश में भी प्रधानमंत्री की पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। समझ में आया? समझ में आया इतना कि नहीं बच्चों? तो लास्ट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज की क्लास का, प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से मुख्य कार्य है, मेन फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो वह मंत्रिपरिषद का नेता है, ठीक है, कैप्टन है, और सभी विभागों के बारे में जानकारी लेने का उसे अधिकार है। ठीक, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी फैसले यानी निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, प्रधानमंत्री सारा इंफॉर्मेशन लेकर के राष्ट्रपति को दे देते हैं। तो बच्चों, वह मंत्रिपरिषद का नेता है, सभी विभागों के बारे में जानकारी लेने का उसे अधिकार है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दे देते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? अब कुछ जरूरी बातें को हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बटाटा बड़ा हुआ जैसे गरम गरम और फटाफट याद करने वाले फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 50 प्रपोजर्स यानी प्रस्तावकों और 50 सेकेंडर्स यानी अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि 50 सांसद कहें कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए सही है और 50 सांसद उनकी बात का समर्थन करें। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो नामांकन होता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए 50 सांसद कहें कि ये व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति के लिए सही है और 50 सांसद उनकी समर्थन करें। इस तरीके से राष्ट्रपति का नामांकन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए संसद के अंग जो है पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के सदन यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। इतना समझ में आया था, हम लोग पढ़ लिए थे। समझ में आया बच्चों? तो दोस्तों ये थे हमारे देश को चलाने वाले मास्टर प्लान। ठीक है, आइए अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। उपराष्ट्रपति चुनाव लोकसभा और राज्यसभा सदस्य मिलकर करते हैं इनका चुनाव। आयु 35 साल प्लस होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया हमने देखी। कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक बिल पेश होता है। ठीक है, साधारण विधेयक जो है वो 3 वाचन, पहला, दूसरा और तीसरा, दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है। ठीक है, धन विधेयक यानी सिर्फ लोकसभा में पेश, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती इसमें। राज्यसभा सिर्फ सलाह नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति होती है पेश करने के लिए। ठीक है, धन विधेयक में, और राज्यसभा सिर्फ सलाह दे सकती है, कुछ कर नहीं सकती है, 14 दिन तक उसको रोक सकती है। लेकिन बहुमत का शासन यानी रूल ऑफ मेजोरिटी क्या होता है, तो चुनाव में बहुमत दल सरकार बनाता है। कानून पारित करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है बहुमत। उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में हमने बात किया। व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल, विधानमंडल में क्या क्या आता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल यानी गवर्नर। ठीक है, एक एक करके हमने देखा। विधानसभा में आपके 403 सदस्य होते हैं, कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, विधान परिषद 100 सदस्य चुने गए होते हैं, राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कुल जनपद कितने हैं, 75। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में जानते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो कानून को लागू करती है। ठीक है, शामिल कौन होता है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री आपके मंत्रिपरिषद का हेड होते हैं। ठीक है, प्रधान होता है, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और विभागों का बंटवारा, किसको हटाना है, किसको क्या देना है। ठीक है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, कार्य मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और राष्ट्रपति को जानकारी देना। ठीक, राष्ट्रपति पद का नामांकन आपका 50 लोग करते हैं। ठीक है, 50 सांसद कहें कि व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए सही है और 50 उनके समर्थन कर दें। ठीक है, संसद के अंग हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अंग हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और संसद के सदन हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा। समझे? तो ये थी आज की क्लास बच्चों। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बारे में। तो दोस्तों ये थी हमारे देश को चलाने वाले मास्टर प्लान का पूरा सफर, उपराष्ट्रपति से लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया तक, और हमारी यूपी सरकार से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यों तक। उम्मीद है आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन जो क्लास थी वो मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि कैसे हमारे देश एक मजबूत सिस्टम से चलता है। ये सब जानकर आपको अपने देश पर और भी गर्व महसूस होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, खास करके जो डीएलएड बीटीसी के स्टूडेंट हैं। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं
और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी जैसे बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ याद रखना, ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, समझे। जय हिंद बच्चों।